So today, so now we start that today's lecture is about the environment protection and human right. अब तक हमने क्या करा कि environments के सारे लॉ पढ़े, हमने इंटरनेशनल लॉज देख लिए, अपने यहाँ कॉन्स्टी के प्रोविजंस देख लिए, अब स्टैच्यूटरीज के प्रोविजंस देख लिए. तो दीज आर द वर्क विच आर स्पेशली मेक बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फोर्सेस. आई थिंक स्टिल एग्जीक्यूटिव आर लेस लेफ्ट. सो लेजिस्लेचर का अभी तक हमने वर्क देखा कि उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. नाउ वी कम विद द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कि जुडिशरी का इसमें अब क्या रोल रहा और एग्जीक्यूटिव ने अलग से इसमें क्या एडिशंस करे. सो first of all we come with the part of the judiciary and executive that environment protection is not only the work of a legislature and executive. अगर हम ये कहें कि भाई इन तीनों का ही ये काम है तो ऐसा भी नहीं है. हर व्यक्ति को अपने अपने हैंड पे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट्स ओनली द वी हु आर मेक दैट एनवायरमेंट, इट्स ओनली वी हु आर मेक डिस्ट्रॉय दिस एनवायरमेंट, इट्स ओनली वी हु कैन प्रोटेक्ट दैट एनवायरमेंट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हमें किसी की लेनी नहीं है. जैसे लोगों का रहता है कि भाई पार्लियामेंट की या फिर गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, कोई अकाउंटेबल नहीं है. हम खुद अकाउंटेबल हैं उस वर्क के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमने इलेक्ट करी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही इलेक्ट कर रहे हैं. सो इन दैट लाइन इंडियन जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 147 मेक द लॉज रिगार्डिंग द एनवायरमेंट. Supreme Court have the power of the president rule. Whatever the Supreme Court make the ruling, that will become the law for the every other courts. Supreme Court strongly interpreted the Article 21, which we read in the last our classes, that the Article 21 give us the right to life, give us the right to clean and safe environment. On that line, Supreme Court are deal with the so many cases, especially regarding the environment. In one case is the Indian Council Environment Legal Action versus Union of India. In that case, Supreme Court clearly said that the issue of pollution should not be resolved at the cost of poor people livelihood. आप ये कहते हैं कि पॉल्यूशन को हम ठीक करेंगे या फिर रिड्रेस करेंगे, इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर पीपल. जैसे कि आपने कोई अल्टरनेट निकाला फ्यूल का, अब फ्यूल का अल्टरनेट निकालते ही आपने फ्यूल को जो नया अल्टरनेट आया वो बहुत ही महंगा है और पुअर पीपल उसे बियर नहीं कर सकते, उनकी आजीविका पे इस पे असर पड़ रहा है, तो वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं है. अगर क्योंकि देखो, अगर रियल पॉल्यूशन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, दैट द पर्सन हु यूज द मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो ज़्यादा एनवायरनमेंट का रिसोर्स यूज कर रहा है वो ज़्यादा लायबल है. तो हमें पैसेज भी इस तरीके के निकालने जिससे पुअर पीपल कम इफेक्टिव हों, उनकी लाइवलीहुड और उनकी बेसिक थिंग्स पे इफेक्ट ना हो. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू. दिस इज अ केस वेयर द कोर्ट डील विद द पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, एंड द कोर्ट सेज दैट द राइट टू गेट द ड्रिंक वाटर इज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ ह्यूमन बींग. जो हमने अपने डीपीएसपी में 47, 44, 43 पढ़े थे, वो भी तो ये कहते थे न्यूट्रिशियस फूड, और उस न्यूट्रिशियस फूड का पार्ट है एक ड्रिंकिंग वाटर. और राइट टू लाइफ में का भी एक पार्ट है कि जब हम हमारी लाइफ तभी सर्वाइव होगी जब हम पोर्टेबल वाटर यूज़ कर लेंगे. पोर्टेबल वाटर हमें मिलेगा, एक्सेस मिलेगा पोर्टेबल वाटर का. आज भी इन इंडिया देयर इज सो मैनी एरियाज वेयर द स्टिल देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. पोर्टेबल और अनपोर्टेबल तो आप छोड़ें, वाटर की ही अप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी नहीं है. इतनी सारी नदियाँ होने के बावजूद भी हम वाटर मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए. सो दैट्स द थिंग विच आर वी स्टिल हैव टू बी वर्क ऑन इट. Next is the MC Mehta versus Union of India cases. In that cases, the court declared the principle of the public liability came into existence. कि whoever make any destroy in the environment, he will be liable for the public at large. जितना पब्लिक का नुकसान हुआ है उतना आपको भरपाई करनी पड़ेगी. Next is about the state of Bihar versus Murad Ali Khan. In that case, the court first time deal with the protection of the wildlife. हंटिंग को इस केस में दूर करा गया. हालांकि हंटिंग पहले भी एक ऑफेंस था, लेकिन जो कुछ ट्राइब्स वगैरह जो थे या फिर कुछ लोग ऐसे कहते थे कि भाई ये हमारा कल्चर है, कस्टम है, और जो एक बलि हुआ करती थी, उन सारे केसेस को डिस्कस करके प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ के बीच में कोर्ट ने अपना इनिशिएटिव दिखाया और बताया कि इट्स अ इम्पोर्टेंट वर्क फॉर द एवरीवन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. और क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म, वो एक लिविंग थिंग जो सिर्फ बोल नहीं सकती, अपनी बात नहीं समझा सकती या कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकती, इस बेसिस पे आप उसे किल नहीं कर सकते. इट्स आल्सो बी ऑफेंस.
नेक्स्ट इज अ चित्रिविया परिषद मुक्ति संग्राम समिति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट द फर्स्ट केस विच डील विद द एवरी सिटीजन हैव द राइट टू एंजॉय क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट टू लाइफ, ये सेम जो कंसेप्ट था, ये अब मैं आपको बताऊं मेनका गांधी केस में भी हेल्ड करा गया। मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मैनिफेस्टली बताया कि राइट टू लाइफ नॉट मीन्स जस्ट अ वेजिटेटिव लाइफ, इट्स अ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए आपके पास। जो हमारा जो राइट टू लाइफ में राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ है, तो लिबर्टी नॉट जस्ट मीन्स अ लिम्स, liberty means you have the quality of life, you have the better life, you have a standard of life. So that should be maintained by the government, and that thing is maintained only by the good and better environment. Last case is about the Subhash Kumar versus State of Bihar. In this case the court are deal with the enjoyment of the pollution free water and air, full enjoyment of life. Until unless we didn't get the pollution free water and air, we can't be enjoy our life. आज भी हम बिना पानी के अपनी लाइफ एंजॉयमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। कई बार आज भी जब गलियों में पानी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। तो दैट थिंग इज डिक्लेयर दैट द राइट टू लाइफ इज कंप्लीट अबाउट द प्योर एनवायरनमेंट। इन दिस लिस्ट ऑफ केसेस वी हैव टू बी जस्ट कम्युनिकेट विद देयर वर्ड्स। जैसे कि अगर आपका एनवायरमेंट लीगल एक्शंस के रिगार्डिंग आता है तो पुअर लाइवलीहुड का ऑप्शन आप पे टिक करना है। आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड्स का आता है तो ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर पे टिक करना है। मुरादा अली खान का आता है तो वाइल्ड लाइफ पे टिक करना होगा। मुक्ति संग्राम संघर्ष समिति का आता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको ध्यान रखनी है। सुभाष कुमार जी का आता है तो फिर अनपॉल्यूटेड वाटर, और एक मिनट ये क्या हो गया, अनपॉल्यूटेड वाटर और आपको क्या कहते हैं अनपॉल्यूटेड एयर के बारे में आपको क्लियर करना होगा। आई थिंक दीज आर कम विद द सब टाइटल्स, मुझे पर ये नहीं चाहिए। एक मिनट, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ केसेस जिस पे हमें वर्ड्स का कुछ ध्यान रखना है। आगे और भी कुछ लिस्ट ऑफ केसेस हम डेवलप करेंगे, पर प्राइमरली दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस विच आर कंटिन्यूसली रिपीटेड बाय द यूजीसी नेट। अच्छा, एक चीज़ और है, जो यूजीसी नेट में क्या होगा, और नेट्स के अलावा भी और जो और एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ना 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, 1 2 3 4। तो कई बार जब आपको आंसर नहीं पता तो एक दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का, नेगेटिव वे। नेगेटिव वे इज लाइक कि हमें ये तो नहीं पता कौन सा सही है, पर हम कौन कौन से नहीं हो सकते उन पे तो टिक कर लेंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो 3 पे टिक कर देंगे। तो जैसे कि ये इन केसेस के हमें तो पता है कि इन केसेस में ये है, अगर इन सारे केसेस में से ऑप्शंस होते हैं तो उनको तो आप नेगलेक्ट कर दोगे कि ये नहीं है, तो फिर जो बचा वो वाला आंसर होगा। तो एक क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉर्ट आउट करा जा सकता है कि भाई ये 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ वी कम विद द एग्जीक्यूटिव मेजर्स। अब क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि लेजिस्लेचर ने तो बहुत सारे लॉस बनाए। लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज ने प्राइमरली आपको एक्ट्स दिए, जो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे, बायोडाइवर्सिटी एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट। देयर आर सो मेनी एक्ट्स विच आर प्रोवाइड बाय द लेजिस्लेचर। कुछ पॉलिसीज और रूल्स भी बने इन एक्ट्स के अलावा। ये जो पॉलिसीज और रूल्स क्या आते हैं, ये वो रूल्स थे जो एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ने बनाए, गवर्नर ने, प्रेसिडेंट ने, या फिर कोई जो जैसे कि किसी एक्ट ने कोई सब्जेक्ट बॉडी बना दी, कोई ट्रिब्यूनल बना दिया, उस ट्रिब्यूनल ने अपनी कुछ रूल्स बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई। दैट आर आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। इन दैट टाइप ऑफ थिंग some of the rules are we discussed here, some are also rules are also provided to the some other things in other way in notes। तो उन नोट्स में हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, एक तो नाम से ही हमें क्लियर हो जाएगा किस पर्पस के लिए बना है। मेनली हमें नेम और ईयर, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग्स के क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग दैट पॉलिसीज। So simply national forest policies are come in 1988. By virtue of the word forest we can be recognized that it come for the plant, animal and human, relationship between the plant, animal and human के बाद। हाँ, अब आ रही है आपको? अभी नहीं आ रही सर आवाज। एक मिनट, अब एक बार चेक करना, अब आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लेजिस्लेचर ने हमें एक्ट्स दिए और एग्जीक्यूटिव ने कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई। उन एक्ट्स की ही फर्दर ब्यूटिफिकेशन और बेटर इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई। तो कुछ लिस्ट रूल्स और पॉलिसीज की मैं आपको अलग से नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। हमें इनमें ज़्यादा डीप ना जाके बस इनकी ईयर्स और नेम याद रखने हैं। क्वेश्चन जो आएंगे वो इनकी मैच द फॉलोइंग आते हैं कि कौन सा किस ईयर में आए तो वो मैच करनी है, या फिर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो नेम से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। फॉरेस्ट पॉलिसी इज कम्प्लीटली डील विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्ट और ईयर उनके याद रखने। जैसे कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है। अच्छा, ये क्या हुआ, ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब हमने ये कन्फाइन कर लिया कि भाई हजार्डस सब्सटेंस हैं और उनके कंटिन्यूस कॉरपोरेशन में डीलिंग होगी, तो आज जो इंसिडेंट हुआ मे भी हो सकता है वो आगे भी फ्यूचर में हो और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए उन सबको एक इंश्योरेंस करने की एक पॉलिसी बनाई गई कि जो भी हजार्डस सब्सटेंस से डील करेगा दे हैव टू बी डू द इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस की मदद से वो क्या होंगे कि पब्लिक लाइबिलिटी में जब कभी कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट पे कर देगी पब्लिक एट लार्ज को, जो इससे अफेक्टेड हुआ करेगी। So, Public Liability Insurance Act for the purpose of providing immediate relief to the person affected by the accident occurring in handling of hazardous substance. Immediate relief, किसी संस्था वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको वो रिलीफ मिल जाएगी। सेकेंड इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन लाइक किनारा। एक तो देखो ऐसा होता है कि जैसे ये समुद्र है और ये यहाँ पे लैंड है, तो एक तो इसको हम कहते हैं किनारा। और एक होता है कि ये समुद्र है, इसके ऊपर एक वुडन का वो बना रखा है, मतलब नीचे सी है जो और ऊपर इस वुडन का या फिर किसी मटेरियल का बना रखा है, उसमें बैम्बू वगैरह लगा के, तो उसको कोस्टल बोलते हैं। जो सी पॉइंट से थोड़ा सा ऊंचा होता है, अगर बराबर है तो उसे किनारे को कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे ध्यान, बैंक आई थिंक, है ना। और जो कोस्टल होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, दैट इज द कोस्टल। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स आपके क्या क्या, उसमें कैसे कैसे वहाँ कौन कौन सी शिप वगैरह खड़े हो सकते हैं, क्या उनके रूल्स रिगार्डिंग्स होंगे, कौन कौन सी वहाँ ट्रेडिंग हो सकती है, इस टाइप के जो रूल्स डेवलप होंगे वो कोस्टल रेगुलेशन जोन होंगे। अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है। स्टार्टिंग में क्या था, 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था उसी का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इसके लिए अलग से रूल्स बना दिए गए। नेक्स्ट इज अबाउट द क्या चीज, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, मेरे फोन पे नहीं आ रही है। आपके फोन पे स्क्रीन शो नहीं हो रही, मतलब पूरी नहीं आ रही। सर मैंने ओके, तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला पोर्शन नहीं आ रहा होगा। बता रहे थे आप, मैं दोबारा ज्वाइन करूं सर फिर एक बार? आप एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए, कोई नहीं। हो गया ज्वाइन? हाँ जी सर। अब शो हो रही है, एक मिनट रुकना अभी, अब देखो अब शो हो रही है आपको स्क्रीन। हाँ जी सर, हो रही है सर। चलो, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन तक हमने करा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन मैनेजमेंट रूल। अब ये रूल्स क्या हुए कि जैसे एरिया रूल, कोस्टल रेगुलेशन जोन दोबारा बता दूं। हाँ जी सर। कोस्टल रेगुलेशन जोन इज सिंपल इज लाइक दैट, देखिए एक तो किनारा होता है किसी नदी का, और एक कोस्टल एरिया होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, जो थोड़ा सा सी पॉइंट से या फिर उससे के ऊंचा होता है, तो दैट इज द कोस्टल एरिया। तो वहाँ पे उनके लिए जो रूल्स बने ताकि हमारी सी का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, और किस चीज़ की ट्रेडिंग एक्सपोर्ट होगी, कोई ऐसी हजार्डस सब्सटेंस है उसके क्या रूल्स होंगे। जैसे कि अगर कोई आप हजार्डस सब्सटेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कैसी पैकेजिंग होगी, कितने सिक्योरिटी मेजर्स उसके क्या रहेंगे, उस रिगार्डिंग हमने अलग से जोन्स में रूल्स बनाए। तो डेट इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन्स।
डन। नेक्स्ट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन मैनेजमेंट। ये क्या था कि रूरल एंड अर्बन एरिया में जो हम कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन कर हो रही थी, एक तो कंस्ट्रक्शन जो बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट के थ्रू हो रही थी वो तो एनवायरमेंट लॉज को फॉलो करते थे, लेकिन जो छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन हाउस मेकिंग हो रही थी, ऑफिस वगैरह जो मेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, तो उसमें वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, स्पेशली डिमोलिशंस के केस में नहीं करते थे। तो वहाँ पे अलग से रूल्स बनाए गए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल वो ना ग्रीन चादर जो होती है, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ग्रीन चादर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो इन्वायरमेंट ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है। So these are the some of the list of rules which are made by the executive and some of the list of cases which are done by the judiciary, which are quite important for the exam point of view. Here till now we cover the all aspect of the Indian government organ regarding the legislative, executive and judiciary, whichever they make the laws for the environment. Legislative ने act बनाए, executive ने rules बनाए और judiciary ने cases दिए। अपार्ट फ्रॉम नीम वी आल्सो डन द इंटरनेशनल लॉज ट्रीटी, जो उसमें ट्रीटी हमने करी, कन्वेंशन हमने करी, तो वो हमने अभी डन करी। इतनी सारी चीजें होने के बाद नाउ वी आर कम विद द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो सारे हमने इनिशिएटिव लिए, अब उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या वो फ्रूटफुल इतने रहे या नहीं रहे, या फिर उनमें कुछ कमियां रही, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होगी, वो भी तो मेजर करना जरूरी है। कि हम एक लाइन में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में चले जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता पड़ा कि वो लाइन सक्सेसफुल ही नहीं थी, वो अप्रोप्रिएट मेथड ही नहीं था, या फिर जिस लाइन में जा रहे थे, जिस स्पीड में जा रहे थे, वो स्पीड कम थी, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की स्पीड ज़्यादा है और इंप्रूवमेंट की कम है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। So that thing are be measured by the environment impact assessment. It is a method which completely deal with the process of measurement of the environment impact. In 1987, and this line 1987, United Nations Environment Program adopt a set of goals and principles of environment impact assessment. उन्होंने कुछ goals and principles निकाले जिससे हम environment impact का assess कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या क्या अब तक impact हुए। The environment impact assessment compare alternative which could be used, complete a project and identify the alternative with the best combination of economic, environmental cost and benefit. It says that the environment impact assessment एक प्रोजेक्ट है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कोई अल्टरनेट प्रोजेक्ट को या फिर अल्टरनेट वे को, जो कि बेस्ट हो कॉम्बिनेशन में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की कॉस्ट में। इकोनॉमी भी सही रहे और एनवायरनमेंट भी हमारा अच्छा होता रहे, उस चीज़ में जो बेस्ट होगी उसे खोजने के तरीके को हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलेंगे। कंप्लीटली एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स सिस्टमेटिकली आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए यू हैव टू बी इन्फॉर्म द कंसर्न अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी होगी उसको आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट करते हैं जी और आप करने लगे, नहीं। यू हैव टू बी फर्स्ट सेलेक्टिंग द कंसल्टेंट एजेंट हु प्रिपेयर द एनवायरनमेंट असेसमेंट एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। उस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या लॉ बन चुके हैं या फिर क्या रूल्स यूज करे जा रहे हैं। फिर अपना एक ड्राफ्ट बना के और कंसर्ट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। हमारे यहाँ जो अथॉरिटी है वो है नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन अथॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द लॉज, वट एवर द लॉज एंड रेमेडीज आर अवेलेबल नाउ राइट नाउ, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर अ ड्राफ्ट एंड टेक द अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर डूइंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देन यू स्टार्ट टू कलेक्ट डाटा। आपने डाटा कलेक्ट करा, सारा देखा कि कहाँ कहाँ पे पहले कैसी स्थिति थी और अब करंट में क्या स्थिति है। फिर आपने पब्लिक इन्वॉल्वमेंट देखा, आइडेंटिफाई द मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंस। पब्लिक की इंपॉर्टेंस देखी कि पब्लिक उस इन्वायरमेंट को पहले कैसे लेती थी, आज कैसे ले रही है। सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस करा आपने उसका इम्फेक्ट का, कि आप अब तक जो कंडीशंस थी उसके सोशली क्या इफेक्ट रहे और इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट रहे। लास्ट यू डन विद द मिटिगेशन एक्शन ऑफ ईच आइडेंटिफाई इम्पैक्ट। फिर आपने सबके इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करा कि अब किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो पहले हमने देखा कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या रहे, अब वो इम्पैक्ट हुए किस चीज़ से, उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या थे, एक्शनेबल फैक्टर्स क्या थे, वो हमने आइडेंटिफाई करे। फिर हमने एनालाइज करा कि इसका कोई और अल्टरनेट हो सकता है क्या, जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसका और बेटरमेंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। फिर हमने ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट देखी कि अगर कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैसे होगी।
फिर हमने एक प्रोग्राम डेवलप करा, देन स्टडीड और डॉक्यूमेंट इन एआईए रिपोर्ट, फिर एक रिपोर्ट बनाई पूरी की जी अब तक इतना हो चुका है, इतना हमने पाया, इतना रहता है, अब जो रहता है उसे या तो हम किसी प्रोजेक्ट से, किसी ट्रेनिंग से या फिर सेम मेथड से पा सकते हैं। दैट इज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट टू डील विद द लिटरेचर रिव्यू, आपने पहले लॉ पढ़े, फिर अथॉरिटी से परमिशन लिया, देन डाटा कलेक्ट करा, फिर पब्लिक का डाटा कलेक्ट करा, पब्लिक से इंफॉर्मेशन ली, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट देगी, फिर उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा और उस इम्पैक्ट का रीजनेबल एक्शन क्या है, किस एक्शन के थ्रू वो इम्पैक्ट हुआ उसको एनालाइज करा, फिर हमने उसके अल्टरनेट्स निकाले, ट्रेनिंग निकाली और मॉनिटरिंग प्रोग्राम निकाले, देन वी मेक अ कंप्लीट रिपोर्ट। इज इट क्लियर विद एवरीवन? Okay. Now we come with the last topic of our the complete environment law. It's a National Green Tribunal. It's one of the biggest initiative which is taken in the 2010 by the Indian government. इंडिया में ही अलग से environment court बनी या ट्रिब्यूनल बना। अदर कंट्रीज ने इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग जितने भी लॉज थे उसको क्रिमिनल ऑफेंस करके क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया, बट इंडियन गवर्नमेंट मेक अ स्पेशल लॉ, स्पेशल कोर्ट फॉर इट एंड मेक अ स्पेशल जुडिशरी हैंडल्स फॉर इट which are deal with the environment laws, and that is called the National Green Tribunal. These court are the specialized equipped with the things which are required for the environmental disputes. यहाँ की जो जुडिशरी होगी, जो प्रोजेक्ट फॉर्मेशंस होगी, जो प्रोसीजर अडॉप्ट करा जाएगा वो सारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, और जो जुडिशरी और जो अदर स्टाफ होगा देयर आर द एक्सपर्टाइज इन द केस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज़। और डैमेजेस और लीगल राइट जो हमने रखे वो इस हिसाब से रखे जो इको फ्रेंडली हो। भाई किसी को जेल भेज के हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने एनवायरनमेंट पॉल्यूट करा अगर वो उसकी कोई रेमेडी दे सकता है, वो उसे करेक्ट कर सकता है, दैट विल बी गुड फॉर अस इन कंपेरेटिवली विद सेंडिंग टू देम इम्प्रिजनमेंट। On that view, National Green Tribunal has been made. National Green Tribunal have some of the power like इसके like that he have the complete power of CPC, CRPC, and he can be said anyone to someone collect evidence, collect affidavit. Or main thing is that National Green Tribunal is not bound by procedural formalities. कोई भी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज है उससे ना केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बल्कि दुनिया का कोई भी ट्रिब्यूनल उससे बाउंड है ही नहीं। इट कंप्लीटली डील विद द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। That is the thing about the environment law. Here we complete the concept of the environment laws definition and environment laws international view, India's view, constitutional view, legislature view, and apart from that the judiciary and executive role, and in last we cover the National Green Tribunal. Is there anyone have any doubt regarding that? आगे चलें? चलो। नाउ वी कम विद द ह्यूमन राइट एंड ग्रुप ऑफ राइट्स। ह्यूमन राइट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ह्यूमन राइट क्या है। सिंपल डेफिनेशन में अगर हम कहें द एनी राइट विच रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर फोरसाइट डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन राइट। वह कोई भी अधिकार जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगा, व्यक्तित्व की कैपेबिलिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने में, रिकॉग्नाइज करने में जो मदद करेगा, वो सारे राइट्स आपके ह्यूमन राइट्स हैं। अब चाहे वो एक व्यक्ति विशेष को दिए जाए, इंडिविजुअल को दिए जाए या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को दिए जाए, दैट आर डील विद द ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ राइट। सबसे पहले राइट आया सिंपली कि द राइट विच आर रिलेटेड टू विद द एनीथिंग, किसी भी थिंग से रिलेटेड आपका कोई भी अधिकार हो सकता है, लेकिन अगर वो अधिकार आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड है, आपके निखार, आपके ह्यूमन फिजिकल का एग्जिस्टेंस रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन राइट। और दैट ह्यूमन राइट इफ आर गेट द स्टेट इन्फोर्सिबिलिटी, अगर कोई स्टेट उसे इन्फोर्सिबल करता है तो जिस लॉ के तहत वो इन्फोर्सिबल होगा उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट। जैसे कि ह्यूमन राइट तो इंटरनेशनल लॉ में यूएन ने बना ही दिए, लेकिन जैसे ही ये राइट हमने अपने संविधान में लिख दिए फंडामेंटल राइट बन गए। क्लियर? तो और ह्यूमन राइट की लंबी हिस्ट्री रही है, सडनली डेवलप्ड वाला राइट नहीं है, क्योंकि
सडन जो डेवलप, जैसे पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की जो राइट हैं वो सडन डेवलप्ड रहे, जैसे किसी व्यक्ति ने इन्वेंशन करा, हमें उसकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हुई या फिर उसने अपनी मॉनेटरी बेनिफिट्स क्लेम करे, एक तरीके से राइट उसने क्रिएट कर लिया। लेकिन ह्यूमन राइट जैसे जैसे हम रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं, इवन आज भी, जैसे कि अभी हमने देखा कि राइट टू गेट ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो कमेंट टू द राइट टू लाइफ एंड इट्स आल्सो बी कैन बी सेड एट द ह्यूमन राइट। तो वो आज वो भी ह्यूमन राइट धीरे धीरे पॉलिश्ड हो रहा है, निखर के आ रहा है। जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं उस तरीके से इसमें एडिशन ऑफ द राइट नहीं हो रही, बस वो हमारे सामने क्लियर हो रही है चीज़ें। राइट टू लाइफ में सारी चीज़ें हैं, बस हमें पता नहीं था कि वो इतना डीप तक जा सकता है। नाउ मेजरली कंसर्न विद अबाउट द डेफिनेशन, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे टफ पोर्शन रहता है, स्पेशली फॉर अ कॉम्पिटिटिव एंड स्पेशली फॉर नेट एग्जाम। वहाँ पे वो डायरेक्ट आपसे डेफिनेशंस पूछेगा, 3-4 डेफिनेशन देके किसकी है, या फिर एक डेफिनेशन देके 3-4 नेम दे देगा, हॉलैंड, ग्रे, सालमन, ऑस्टिन की किसकी है। तो हमें क्या करने हैं, हमें वर्ड्स निकालने हैं, डेफिनेशन पूरी एक बार रीड आउट करनी है, क्योंकि देखो डेफिनेशंस कोई भी पढ़ लेना उनकी एक्चुअल क्रस्ट उनका सिमिलर रहेगा, तो रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी है। तो हमें उनके वर्ड्स टैकल करने कि किस व्यक्ति ने क्या वर्ड दिए। जैसे कि हॉलैंड के लिए मैंने लिखा है कैपेसिटी। हॉलैंड सेज दैट द राइट इज द कैपेसिटी रिसाइडिंग इन वन मैन कंट्रोलिंग द असेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट द एक्शन ऑफ द अदर। हॉलैंड कहता है कि राइट कुछ नहीं है, वह कैपेसिटी है जो स्टेट के द्वारा असेंट और असिस्टेंस के साथ कंट्रोल करी जाती है। तो राइट, हॉलैंड सेज दैट द राइट इज अ कैपेसिटी। इन द सेम लाइन ग्रे सेज दैट राइट इज दैट पावर, उसने राइट को पावर से बताया। सालमन ने इसी राइट को इंटरेस्ट से बताया, और वही ऑस्टिन इसे फैकल्टी कहता है। ऑस्टिन अलग ही चलता है, ऑस्टिन कहता है कि इट्स फैकल्टी ऑफ द पार्टी है, कि हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सही करने में जो चीज़ें मदद कर रही हैं वो हमारी फैकल्टी हैं, ये हमारे सर्वेंट हैं, हमारे ऊपर नहीं है, ये हमसे नीचे हैं, ये हमारे लिए, हम इनके लिए नहीं है। सो सिंपली हॉलैंड वर्ड आता है तो आप ह्यूमन राइट्स रिलेटिंग, हॉलैंड मीन्स कैपेसिटी, ग्रे मीन्स पावर, सालमन मीन्स इंटरेस्ट और ऑस्टिन मीन्स फैकल्टी। यू हैव टू बी क्लियर विद दीज वर्ड, इट बिकम द इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द डेफिनेशन। गेट इट? ठीक है, हॉलैंड ने उसी राइट को कैपेसिटी में कहा, ग्रे ने पावर में कहा, सालमन ने इंटरेस्ट में कहा और ऑस्टिन ने फैकल्टी में। आगे चले, चलो नाउ वी कम विद द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसका काफ़ी स्लो एंड स्टडी रहा, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सडन डेवलप जो अभी हमने पढ़ा, जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने। सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट डेवलप हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इससे पहले क्या था, किंगशिप थी, किंग और क्वीन रूल हुआ करता था, और मोनार्की सिस्टम था, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। तो उस चीज़ से आज़ादी पाने के लिए सबसे पहले मैग्ना कार्टा क्रिएट हुआ, और ये कहा गया कि अब जो रूल्स हैं वो कस्टम जो किंग का चला आ रहा था उससे नहीं चलेंगे, अब उसको कुछ कर्व करा जाए, उसको कुछ लिमिटेड करा जाए, जिससे हमारे जो व्यक्ति की लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो सिक्योर हों। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का जिक्र किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में यूज़ हुआ, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा जो वर्ड है मैं आपको बताऊं, ये बाद में ना माइलस्टोन वर्ड बन गया। जैसे कि ह्यूमन राइट की स्टार्टिंग पॉइंट मैग्ना कार्टा था, ऐसे अब क्या है, मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल लॉ का स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होगा उसे हम इंटरनेशनल लॉ का मैग्ना कार्टा बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये होता है कि बॉलीवुड की जो फर्स्ट मूवी हुई उसे हम बॉलीवुड का मैग्ना कार्टा बोलेंगे। तो जो चीज़ इससे स्टार्ट होती है तो उसे हम मैग्ना कार्टा बोलने लगे। So milestone on the development of human right is the Magna Carta 1215, which are developed in the England. ये two things you have to be read it. 1215 England and King John. Second thing about the petition of right. अब petition of right में क्या हुआ कि इंग्लैंड का ही ये केस था। 1215 के बाद 1628 में क्या हुआ कि अब भी किंग रूल चल रहा था और किंग साहब किसी की बात नहीं मानते थे। तो चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनके आर्बिट्रेरी एक्ट को कम करने के लिए एक उनके पास पिटीशन गई, उनके सारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने एक पिटीशन भेजी कि भाई साहब ये चीज़ें मत करो। उस पिटीशन को हमने पिटीशन ऑफ राइट कहा, या फिर उस स्टेटमेंट को हमने सिविल लिबर्टी कहा। उसमें स्पेशली डील कर रहे थे हम उनके आर्बिट्रेरी एक्शंस के बारे में, प्रिजनर रूल्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में,
एक्यूज्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि भाई एक्यूज्ड को कभी भी आप गिरफ्तार करो तो उसे बताओ किस कारण आप उसकी गिरफ्तारी हुई है। कोई आंदोलन हो रहा है तो उसे आर्बिट्रेरली रिड्रेस आउट मत करो, उसके कारण जानने की कोशिश करो। लोगों को आंदोलन करने की इजाज़त दो, लोगों को अवेयरनेस और लिबर्टी की इजाज़त दो। तो दीज पिटिशन देयर द सम ऑफ द राइट डिस्कस दैट राइट आल्सो बिकम द बेसिक क्रक्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई थी वही आगे चल के डेवलप हुई। ठीक है, 1215 में पहली बार वर्बली चीजें सामने आई, 1628 में अब वो रिटर्न फॉर्म में हमारे सामने आने लगी। फिर 1689 में सेम थिंग आर हेल्ड इन द अगेन द इंग्लैंड फॉर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ द 1688 मेजर रीजन बिहाइंड द बिल ऑफ राइट। अब दोबारा से आपके बिल ऑफ राइट का जिक्र हुआ, किंग की पावर को खत्म करने के लिए और पार्लियामेंट की सोवर्निटी को डेवलप करने के लिए ये राइट डेवलप हुए। डिड यू गेट द पॉइंट कि किंग की जो पावर थी मोनार्की सिस्टम कम हो और पार्लियामेंट की सोवर्निटी, इसका मतलब पार्लियामेंट सोवर्जन होगी तो डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक बिल आया जिसको हम बिल ऑफ राइट 1689 बोलते हैं। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी यूएस से इंडिपेंडेंट हो गया, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। 1776 में थॉमस जेफरसन प्ले अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन राइटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 76। थॉमस जेफरसन इंडिपेंडेंस के बाद अलग से कांग्रेस पार्टी वहां पे लेके आते हैं और उन्होंने कुछ राइट्स लिखे इंडिविजुअल्स के। पहली बार अब कॉन्स्टिट्यूशनली राइट आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा आया, फिर पिटीशंस ऑफ राइट आए, फिर बिल ऑफ राइट आए। अब यहाँ पे एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री ने 1776 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट डिक्लेयर करे, दैट राइट आर बिकम द बेसिक ब्रिक ऑफ अ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और इन्हीं राइटों की मदद से ही फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर फ्रेंच में ये राइट्स मांगे गए, जैसे ही अमेरिका में ये राइट आ गए तो पूरी दुनिया में राइट फैले। अब हर कंट्री के लोग इन राइट्स को मांगने लगे। नाउ द थिंग कम विद द डिक्लेरेशन द राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन 1789। फ्रांस में, जैसे मैंने बताया कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया 76 के बाद, तो 1789 में उन्होंने भी अपने राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अब देखो वर्ड देखो कितनी तरीके से क्लियर होता जा रहा है। राइट ऑफ मैन आ गया ना, तो व्यक्ति के राइट के बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करा और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की लिखे जाने की मांग स्टार्ट हुई। देन अब यहाँ पे अब देखो मैम, अब हमारे राइट्स डेवलप हो चुके हैं। अब दो कन्वेंशन आएंगी, पहली तो एक तो जिनेवा है, जिनेवा कन्वेंशन आर स्पेशली मेड फॉर द प्रिजनर्स। अब क्या था, युद्ध बहुत चल रहे थे, तो उस युद्ध की स्थितियों में प्रिजनर्स के कुछ राइट बने, सोल्जर्स के कुछ राइट बने, वार प्रिजनर्स के, सोल्जर्स के कुछ राइट बने, मिलिट्रीज के राइट्स बने कि भाई कैसे लॉ करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो उन्होंने एथिक्स और ह्यूमैनिटी की बात करी। और in last 1945 after the second world war, when we found that the lot of the human right is continuously infringed in the worldwide, then we come and make the United Nation and say now we develop and secure the all human beings human right। 1945 में हमने यूएन बना के ह्यूमन राइट को सर्टिफाइड करा, उनको लिखा, यूएन चार्टर बनाया, और फिर हमने ये कंफर्म करा कि अब आज से और अभी से किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज ना हो। इस तरीके से ह्यूमन राइट की इवोल्यूशन में 1215 में पहले मैग्ना कार्टा आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, पिटीशन ऑफ राइट्स आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लैंड की थी। फिर आपका यूनाइटेड स्टेट का डिक्लेरेशन आया 1776 में। जैसे ही ये आया फिर फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ गया, फ्रांस में 1789 में। After that, there is the Geneva Convention occurred in 1864 and the UNR come in the 1945. These are the evolution of the human rights which are developed all the international awareness. Get it? यूएन का सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएन के स्टेब्लिश का सिंगल ऑब्जेक्ट था कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, और इसका आज तक भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बस ये इसी कोशिश में लगा हुआ है कि सबके राइट सिक्योर रहें, और सबके राइट सिक्योर रहेंगे तो सब खुश रहेंगे और थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। इसी बेसिस में यूएन ने
ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करे 1948, 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी असेंबली डिक्लेयर करी और उन्होंने यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट करा। इस सारे यूडीएचआर में उन्होंने लगभग सारे ह्यूमन राइट्स की बात करी, चाहे वो इक्वालिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लिबर्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सेकुलरिज्म हो और चाहे वो आपका कल्चर हो। उसने कहा कि जो व्यक्ति, ह्यूमन राइट का बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट मैम ये है कि जो व्यक्ति जैसा रह रहा है उसे वैसा ही रहने दे, अनटिल एंड अनलेस कि उसकी एक्टिविटी दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा ना हो। बस हमें व्यक्ति को छेड़ना नहीं है, भैया जैसे रह रहे हो रह लो, लेकिन किसी और से कुछ ना कहना, आपकी एग्जिस्टेंस किसी और के लिए परेशानी ना हो। That is the thing which are cleared by the Universal Declaration of the Human Rights in 1948. Done? Any doubt? नो सर। यहाँ पे आज हम एंड करेंगे। आज हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस के वर्क देखे और उनकी डेफिनेशंस देखी ह्यूमन राइट में। डेफिनेशन पोर्शन स्पेशली क्लियर होना चाहिए, इससे एक या दो क्वेश्चंस हर चैप्टर में बनेंगे ही बनेंगे। एक ही ह्यूमन, डेफिनेशन थोड़ा एक्सप्रेस कर दो उनको मेरे को। देखो डेफिनेशन में मन से इसलिए एक्सप्रेशन भी नहीं जा रहा क्योंकि वो डेफिनेशन आपको घुमाएगी। मेरा सिंपल कंसेप्ट है कि हॉलैंड ने राइट को कैपेसिटी माना, ग्रे ने राइट को पावर माना, साल्वेंट ने राइट को इंटरेस्ट माना और ऑस्टिन ने फैकल्टी माना। बेस्ट इन वर्ड्स पे आप फोकस कीजिए। अदर डेफिनेशन सबकी सिमिलर लगेगी और कंफ्यूजिंग लगेगी, और उसमें हमें जाना भी क्यों, है ना। अगर आपका कोई वैसा एग्जाम भी होता है, रिटर्न एग्जाम भी होता है, इसमें नेट में तो नहीं, अगर कहीं होता तो एक डेफिनेशन जो अच्छी और प्यारी लगती है उसे याद कर लें, कोई भी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जाना है तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि भैया हमें बस इतना क्लियर हो जाए कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है, तो उसके लिए सब याद करनी नहीं, पंचवर्ड्स याद कर लो, ठीक है। तो नोट्स में भी आपको ऐसे बनाना है, ऊपर लिखनी है राइट की हेडिंग, नीचे लिखना है हॉलैंड और इज इक्वल टू में कैपेसिटी, फिर ग्रे और इज इक्वल टू में पावर, सिंपली साल्वेंट इज इक्वल टू में इंटरेस्ट, ऑस्टिन इज इक्वल टू में फैकल्टी। क्लियर। इसके अलावा जो कन्वेंशंस हैं उनकी सिंक्रोनाइजिंग याद रखनी है मेजरली। क्रोनोलॉजी पूछता है कि वो लिख देगा माइलस्टोन, पिटिशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट और यूएस डिक्लेरेशन, इनको घटते क्रम या बढ़ते असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं इनके, तो इनके ईयर्स क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। चलो आज की क्लास फिर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।